बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब सबसे पहले बेटा मीनिंग के बेसिस पे अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल गुड्स और फैक्टर इनपुट्स को हम देखते हैं, उसको डिटरमिन करना है, प्राइसेस को डिटरमिन करना है हमें, तो हम माइक्रो की स्टडी करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो होता है ऑन द अदर हैंड वो इकोनॉमी एज अ होल है, तो हमें डिटरमिन करना है वहां पर अपना इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। हम जो टूल्स यूज करते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो डिमांड एंड सप्लाई होता है। हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में डील करता है। जब हम मैक्रो की स्टडी करेंगे, जब हम 12th क्लास में, तो हम वहां पर एग्रीगेट वर्ड ज्यादातर यूज करेंगे। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बजट, ये सब टॉपिक्स हमारे मैक्रो में कवर होंगे। अदर नेम माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस थ्योरी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो कि हमारे आगे चैप्टर्स हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल हैं। इक्विलिब्रियम अगर हमें सेट करना है इनकम एम्प्लॉयमेंट का, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम अगर सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम जो चॉइस की है हमारी स्कार्सिटी की है इंडिविजुअल लेवल पे, वो हमारा माइक्रो का पार्ट है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस स्कार्सिटी जो इकोनॉमी एज अ होल की है, तो जहां भी हम बेटा डिटेल बात कर रहे हैं, एज अ होल एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, वो सब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो एग्जाम्पल्स आपको अब क्लियर हो गए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर है, माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल एंड मैक्रो डील्स विद एग्रीगेट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जब भी बात करेंगे तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे, हम फैक्ट्स की बात करेंगे। अब जो हो गया है वो हो गया, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिवली काम कर रहे हैं, हम कुछ फैक्ट्स को लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो हम बात करेंगे व्हाट ऑट टू बी, हम सजेशंस देंगे, हम अपने ओपिनियंस रखेंगे। तो मैं सब्जेक्टिव हो रही हूँ ना इस चीज के अंदर, क्योंकि हर बंदा अपने अकॉर्डिंगली आपको अपनी फैसिलिटीज बताएगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डिसीजंस हम ले सकते हैं। तो हम कुछ ना कुछ जजमेंट्स कर रहे हैं। जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है अंडरस्टैंड करना कि प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन नॉर्मेटिव के अंदर हम ये देखते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इंडिया की जीडीपी 6% है, 7% है, ये फैक्ट है, लेकिन कैसे हमें उसको इम्प्रूव करना है ये हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जब मैं पॉलिसीज को बनाने की बात करूंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज को, तो मींस हम डील कर रहे हैं नॉर्मेटिव के अंदर। तो कीवर्ड्स अगर हमें लर्न रखना है, इज, आर, वाज, वर, तो जो भी प्रेजेंट की बात हो रही है, जहां पर हम कुछ भी सजेशन नहीं दे रहे, जो है सिर्फ उसको ही डिस्कस कर रहे हैं, वो सब पॉजिटिव के अंदर आएगा। तो हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब नॉर्मेटिव की बात हो रही है तो हम शुड, क्या होना चाहिए, हम क्या पॉलिसीज लेकर आए कि हमारी जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएं। तो व्हाट ऑट टू बी मींस हम प्रिस्क्रिप्टिव होके चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव में मैं डिस्क्रिप्टिव हूँ, क्योंकि हमारा गोल है डिस्क्राइब करना एक्यूरेटली कि कैसे काम कर रहे हैं जो प्रेजेंट में हो रहा है। आई थिंक ये आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, यहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 का, जिसको हम कहेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बच्चे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और इसका रूट कॉज क्या है? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब कि हमारे पास जो सामान है, व्हाट वी हैव इज लेस देन व्हाट वी वांट। इट मींस कि हमारी डिमांड ज्यादा है सप्लाई के कंपैरेटिवली। तो स्कार्सिटी तो तभी है ना जब हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं और हमारी वांट्स बहुत है। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सपोज मैं आपको बोलती कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो बीइंग अ टीचर अगर मैं आपको कहती कि आपको यही चीज लेकर आनी है, तो आपको अपनी चॉइस नहीं करनी होती, वहां पर कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। बट प्रॉब्लम ये है कि हम ये बोलते हैं कि 12th में आप कोई भी रेफरेंस बुक को यूज कर लो, तो वहां बच्चे की चॉइस होती है। तो मीन जब मैंने आपको ऑल्टरनेटिव सजेशंस दिए, तो आपके पास क्या हुआ कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हुई। अब इसमें आपका मेन क्या चीज रहती है कि आपको प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, आपको डिसाइड करना है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड फॉर whom you have to do something। तो हम ये जब तीनों चीजें डिटेल में करते हैं ना बेटा, तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या स्ट्रेस करना है? व्हाट टू प्रोड्यूस में अपने को देखना है कि हमने कौन सी कमोडिटी को बनाना है। क्या मैं कंज्यूमर गुड्स को बनाऊं या मैं यहाँ पर कैपिटल गुड्स को बनाऊं?
तो मैं चॉइस कर रही हूँ उन दोनों के अंदर, ठीक है? अब ये भी देखा कि क्या बनाऊँ, तो साथ में देखना है कि कितनी क्वांटिटी में मैं वो चीज़ बना के दूँ। हाउ टू प्रोड्यूस की जब बात आएगी तो मैं चॉइस करूँगी टेक्नीक की। टेक्नीक कौन-सी है? लेबर इंटेंसिव यूज़ करूँ या कैपिटल इंटेंसिव? अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात करूँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर मुझे क्या करना है? वहाँ मेरे को बात करनी है लेबर इंटेंसिव की, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लेबर सस्ती पड़ेगी। और अगर मैं यूएस की बात करूँ, ठीक है? तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट वन आता है जो आपका एग्जाम में हमेशा अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम के अंदर बेटा हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? फॉर हुम के अंदर मैं ये भी देखूंगी कि प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन की है, इंडिविजुअल की है, फैक्टर्स की है। तो मैंने क्या चीज देखी कि मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो बेसिकली मेरे को क्या देखना है कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, क्योंकि देखो कि कौन से बंदे कितनी इनकम लेकर जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं कितना पेमेंट कर रही हूँ, क्योंकि जितनी पेमेंट मैं उनको करूंगी वो उसके अकॉर्डिंगली तो अपना एक्सपेंडिचर करेंगे। तो हमें इन दोनों बातों को डिटेल में देखना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा यही आएगा कि फॉर हुम वी हैव टू प्रोड्यूस। तो इसमें आपको ये बात क्लियर हो गई अब कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आपने व्हाट भी देख लिया, आपने हाउ टू प्रोड्यूस भी देख लिया, लेकिन अब आपको ये देखना है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं, तो अब मैं वो किन के लिए प्रोड्यूस करूं, ताकि देखो हर बंदा अपने इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी अर्न करना चाहता है। तो मैंने ये देखा कि क्या मैं रिच के लिए बनाऊं चीज या मैं पुअर के लिए बनाऊं। तो मैंने देखा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास ज्यादा हो रहा है। अगर मैं बात कर रही हूँ फैक्टर की, तो फैक्टर के अंदर मैंने देखा कि डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है। तो मैं उनके अकॉर्डिंगली भी देख रही हूँ कि मेरे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो किसके पास ज्यादा जा रहे हैं। तो मैंने वांट्स को भी देखा, नीड को भी देखा सोसाइटी की। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर मैंने कई तरह के डिसीजंस लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन का मतलब बेटा कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका करना है आपको? रॉ मटेरियल का। किसमें करना है? फिनिश कमोडिटी के अंदर। पॉसिबिलिटी का मतलब कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जब आपको पॉसिबिलिटीज की वो बात कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपकी बात कर रहा है ज्यादा कमोडिटीज की, ठीक है, कम से कम 2 कमोडिटीज की वो बात कर रहा है। तो आपने पॉसिबिलिटी के अंदर ये देखना है कि आपको चॉइस करनी पड़ेगी कम से कम 2 कमोडिटी में। और जब भी आपको माइक्रो के अंदर कर्व वर्ड दिखे, तो इट मींस आपको वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मेंशन करना ही करना है। तो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। It means कि production possibility curve is a graphical representation that shows various possibilities of making a or converting a particular commodity। तो आपने पीपीसी को देखा। अब पीपीसी की शेप को हमें बहुत ज्यादा कंसीडर करना होता है, इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कनकेव है। कनकेव कैसे बेटा? आपने जैसे देखा केव्स होती हैं, तो कनकेव मींस ये आपका देखो एक, अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये मेरे पास क्या है, एक ये केव बन गई, ठीक है, ये पूरा एरिया। तो इसको हमेशा लर्न रखना है पूरी माइक्रो में से। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके पास ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है कनकेव का, बाकी सभी डायग्राम के अंदर आपका कन्वेक्स है, ठीक है। तो कनकेव के अंदर आपने क्या ध्यान रखना है कि कनकेव है मींस डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है बच्चे। आपसे प्रॉपर्टीज जरूर पूछेगा पीपीसी की, तो हम कहेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आपको दिख रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ रही है इसका। कनकेव टू द ओरिजिन है। क्यों है ये रूल? सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये क्या कहता है कि पीपीसी, क्योंकि आपका गुड एक्स आपने एक्स एक्सिस पे लिया, गुड वाई आपने वाई एक्सिस पे लिया, आपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है। आप पीपीसी कर्व पे कहीं भी हो, आप इस कर्व पे कहीं भी हो, कोई भी पॉइंट अगर आपका इस कर्व को टच करता है वो आपका एफिशिएंट यूज होता है। अगर मैं इस कर्व के बाहर कहीं भी कुछ काम कर रही हूँ तो वो अनअटेनेबल है, मींस मेरी पॉकेट उसको करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं लोकेट करने के लिए वो मैं इन दोनों पे ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। मेरे पास यहाँ जाने के लिए ऑप्शन नहीं है, आउटसाइड द कर्व है, अनअटेनेबल। अगर मैं विद इन यहाँ कुछ भी कर रही हूँ तो वो मेरा सारा क्या है, यूटिलाइजेशन। लेकिन देखो ये रिसोर्सेज तो मेरे पास पीपी कर्व के लिए हैं, बट मैं यहाँ तक ही अपना काम कर रही हूँ, बी पॉइंट तक, तो मींस मैं अंडर यूटिलाइजेशन कर रही हूँ अपने रिसोर्सेज का। अब इसको फर्दर समझते हैं कि अगर मेरे पास देखो रिसोर्सेज नहीं है बेटा, तो क्या मैं कभी भी राइटवर्ड शिफ्ट कर सकती हूँ? तो यस, कर तो सकती हूँ, बट कब कर सकती हूँ राइटवर्ड शिफ्ट? जब मेरे रिसोर्सेज
बढ़े, मतलब या तो मेरे रिसोर्सेज की ग्रोथ हो जाए या हम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाएं, तो हमारा कर्व जो होता है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब राइटवर्ड शिफ्ट के आपके पास केस स्टडीज आएंगे, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये देखिए, हम चेक करेंगे क्या मेरे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, अब एफिशिएंटली एम्प्लॉय हो रहे हैं रिसोर्सेज मेरे। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक चीज के अंदर आपका जो कर्व है ना, वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, कई बार वो सेम पे ही रहता है। तो हमें सेम पे रखते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। पर जब मैं राइटवर्ड की बात करूंगी ना बेटा, यहाँ पर कि वो मूव कर रहा है राइटवर्ड, तो वो कौन से केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो आपकी कंट्री के अंदर कोई फॉरेन कैपिटल आई, इनफ्लो हुआ, तो यस, आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। बेटर टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल हो सकता है। माइग्रेशन हो रहा है लोगों का टू द कंट्री। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, अगर आपकी कंट्री में लोग आ रहे हैं तो नेचुरल बात है कि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करवाएंगे, तो इसीलिए हमारा कर्व आगे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लेफ्टवर्ड की बात करूं, तो हो सकता है कि हमारी कंट्री के लोग अगर बाहर चले जाते हैं जो एजुकेटेड हैं, तो हमारी कंट्री के अच्छे रिसोर्सेज चले गए, तो हम फिर लेफ्टवर्ड मूव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना माइंड अप्लाई करना है कि किस तरीके से ये जो मूवमेंट शिफ्ट होती है ना, वो है। बच्चे यहाँ पर हम वर्ड ना शिफ्ट यूज कर रहे हैं। शिफ्टिंग देखिए क्या होती है, जो अपने घर से दूसरे घर में जाते हैं, सेम पे नहीं है। अगर मैं कभी भी आगे मूवमेंट वर्ड यूज करूंगी, तो मूवमेंट क्या है, मैं घर के अंदर ही घूम रही हूँ, एक रूम से दूसरे रूम में जा रही हूँ, ठीक, दूसरे से तीसरे में जा रही हूँ। बट शिफ्ट में क्या है कि मैंने शिफ्ट ही कर लिया घर। तो शिफ्टिंग जब भी आपके पास वर्ड आएगा, तो आपने दो कर्व्स की बात करनी है। मूवमेंट की बात होगी तो आप सेम कर्व पे ही मूव करके दिखाएंगे। माइक्रो के अंदर आपके पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्जांपल्स हैं आपको क्लैरिटी होनी चाहिए डायग्राम्स की। माइक्रो पूरा डायग्राम बेस्ड है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका है अब आपको। अब हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके ऊपर रूल अप्लाई होता है, दैट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चे इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि जब भी मैं यहाँ पर कनकेव बनाऊंगी, तो मेरा पीपीसी कर्व जो है ना, वो पहले छोटा, मतलब ये छोटा है, फिर और बड़ा गैप है, फिर और ज्यादा आएगा, क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं एक चीज को इंक्रीज करने के लिए एक्स कमोडिटी को लेने के लिए वाई का ज्यादा से ज्यादा छोड़ रही हूँ नेक्स्ट टाइम। When we produce more of one commodity, if you want to increase one commodity, you must have to sacrifice the another commodity. ठीक है, because we have limited resources. ठीक, तो लॉस ऑफ वाई कमोडिटी leads to increase in the gain of one commodity. So opportunity cost is the next best alternative for good. हमें हर चीज को करने के लिए ना बेटा कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। तो जो चीज हमने छोड़ी है किसी चीज को लेने के लिए, सपोज आपके पास टू ऑप्शंस थी, आप जॉब ए भी कर सकते थे, जॉब बी भी कर सकते थे। ये 30,000 की थी पर मंथ की, ये 70,000 की थी। आपने इसको अगर ऑप्ट किया, तो इट मीन्स कि उसके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30,000 की रहेगी। अगर आपके पास तीन ऑप्शन थी, सपोज 50,000 की भी थी, आपने इसको लेने के लिए इसको छोड़ा है, और इसको अगर लेते तो आपने इसको ड्रॉप किया, तो आपको इमीडिएटली पीछे वाले को देखना है। आपने ये नहीं देखना कि ए, आपने देखना है इमीडिएटली इससे पहले कौन सा था, तो आपने उस हिसाब से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्लियर हो गया, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट भी क्लियर हुआ, फॉर्मूला। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे रिसोर्सेज जो है उनको मैंने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करा, तो मींस मैं कहीं भी अंदर की साइड हूँ पीपीसी कर्व में। कोई भी अगर मेरा पॉइंट है जो कि अंदर की साइड है पीपीसी के, वो अंडर यूज ऑफ रिसोर्सेज है। आपके पास कंट्री में बहुत अच्छे लोग हैं जो काम करने के लिए विलिंगनेस रखते हैं, बट आपने उनको जॉब ही नहीं दे रखी है, तो इट मीन्स कि वी आर अंडर यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज। तो हम यहाँ से हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे हम शिफ्ट हो जाएं और अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लें। तो पीपीसी की हेल्प से बच्चे हम लोग इजीली सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं अपनी कंट्री की। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। तो बेसिकली व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, देखिए, हमने सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा बच्चा, और हमने पढ़ा मैक्रो। ठीक है, तो हमने उसका डिफरेंस क्लियर कर लिया है। सेकंड टॉपिक जो हमारा था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, तो वो भी हमें क्लियर हो गया। एंड द थर्ड वन इज योर सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी अब हमने देख लिया, क्लैरिटी है आपको। मैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स में आपको बेसिकली बताया है जो
वो देख लीजिए। लिमिटेड रिसोर्सेज हमने पढ़ा, सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो रूट कॉज बच्चे जो है दैट इज स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी के अंदर भी क्या होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो जब आप किसी रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे ना बच्चे, तो इसी का दूसरा नाम क्या होगा, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म भी, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। फिर हमारे पास बात आती है, ऐसा सब कुछ क्यों है, बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। अभी हमारा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ तो हम लंच की तैयारी करते हैं, लंच में हम सेटिस्फाई हो गए तो फिर हम डिनर करते हैं। तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं जो कि खत्म ही नहीं होती, और क्योंकि उसमें भी मेरे पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस आ जाती हैं, इसीलिए ही मेरे को जो है चॉइस मिल रही है, तो मुझे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलोकेशन करना होता है। और जब मैं एलोकेशन करती हूँ तो ये जो हमने पढ़ा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये जो हमने बेटा तीनों बातें देखनी है ना, ये सिर्फ सिंगल पॉइंट होता है हमारा। तो व्हाट में हमने क्या देखा, वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर कमोडिटी और कैपिटल कमोडिटी। अब जब इनमें चॉइस कर लिया तो हाउ मच क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी देखना है कि कितना करें। हाउ में हमने देखी बात टेक्निक की, लेबर इंटेंसिव को यूज करूं या कैपिटल इंटेंसिव को यूज करूं, ठीक है। और फॉर हुम में मैंने क्या देखा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को देखा और फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी देखना है। तो एलोकेशन हमारा फर्स्ट आया। सेकंड हमने इसी में ही पढ़ना है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आता है, ये तीनों पॉइंट जब मिलते हैं तो हमारी जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है। तीनों को लिखना है 3 मार्क्स के लिए, 3 पॉइंट्स हैं ये। और लास्ट जो पॉइंट आता है वो हमने पढ़ा था ग्रोथ का। और जब आपने ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की बात पढ़ी है बच्चे, तो उसके अंदर आपने डिटेल में पीपीसी को बताया कि कैसे हम ग्रोथ करके अपने पीपीसी कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, कौन कौन से केसेस में कर सकते हैं। डिफरेंट केस स्टडीज इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो आपको अंडरस्टैंडिंग अब शायद हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से 1 to 1 भी समझ सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, बाय।